नमस्कार, मैं हूँ राजीव व्यास। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। भाजपा में नहीं जाएंगे कमलनाथ, छिंदवाड़ा में कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे नकुलनाथ। गुजरात के पालनपुर के मार्केट यार्ड में भीषण आग, 7 दुकान जल जाने से करोड़ों का नुकसान। वडोदरा कॉर्पोरेशन द्वारा पैसों के साथ साथ खाने की भी बर्बादी, 250 लोगों का खाना फेंकने की नौबत। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके सांसद बेटे नकुलनाथ की बीजेपी में शामिल होने के अटकलों पर ब्रेक लग गया है। आज सोमवार को कमलनाथ के साथ बैठक के बाद कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा ने कहा कि कमलनाथ जी कह रहे हैं कि कोई कहीं नहीं जाने वाला। जिन लोगों ने कांग्रेस को वट वृक्ष बनाया है वो कैसे छोड़ सकते हैं। कमलनाथ ने मीडिया से बात करने के लिए पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा को अधिकृत किया है। सज्जन वर्मा ने कहा कि कमलनाथ की राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बात हुई है। छिंदवाड़ा से कांग्रेस के टिकट पर नकुलनाथ चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले उन्होंने अपने बंगले पर बैठक की, जिसमें मध्य प्रदेश के विधायक, पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता शामिल हुए। दिल्ली में कमलनाथ के बंगले पर कल से लगा हुआ जय श्री राम का झंडा आज सुबह हटा दिया गया था, लेकिन दोपहर में फिर लगा दिया गया। कांग्रेस सांसद राजमणि पटेल ने कहा कि कमलनाथ लंबे समय से देश में नफरत फैलाने वाली सोच के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये उम्मीद करना कठिन है कि वो भाजपा में शामिल होंगे। एमपी कांग्रेस में टूट की खबरों को लेकर एकजुटता की जिम्मेदारी प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह को दी गई है। जितेंद्र सिंह मंगलवार को भोपाल आएंगे। वे विधायकों से 1-to-1 चर्चा करेंगे। बैठक सुबह 10:30 बजे शुरू होगी। बताया जा रहा है कि विधायकों को लोकसभा चुनाव और भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर चर्चा के लिए बुलाया गया है। गुजरात के बनासकांठा जिला के पालनपुर में नए मार्केट यार्ड में भीषण आग लगने से कई दुकानें आग की चपेट में आ गई। पालनपुर में भीषण आग की घटना सामने आई है, जिसमें एक मार्केट यार्ड में लगी आग ने एक साथ 7 दुकानों को चपेट में ले लिया, जिसमें से 3 दुकान संपूर्ण रूप से जलकर खाक हो गई। इन दुकानों में अनाज भरा हुआ था, जो दुर्घटना में जलकर खाक हो गया है। मार्केट यार्ड की जी लाइन की एक दुकान में आग लगने के बाद आग ने 7 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। घटना की जानकारी मिलते ही पालनपुर फायर फाइटर के दस्ते मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत की। आग इतनी भीषण थी कि आग का धुआं दूर दूर तक देखा जा रहा था। आग शॉर्ट सर्किट से लगी होने का प्राथमिक अनुमान फायर विभाग ने लगाया है। घटना की जानकारी मिलते ही पालनपुर की विधायक अनिकेत ठाकर भी विधानसभा का सत्र छोड़कर फौरन पालनपुर पहुंचे। 7 जितने दमकल दस्तों ने आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत की। घटना की जानकारी मिलते ही जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक का काफिला भी मौके पर पहुंचा। कलेक्टर वरुण बरनवाल ने इस मौके पर कहा कि आग को काबू में ले लिया गया है और हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। गुजरात के वडोदरा कॉर्पोरेशन में फिजूल खर्ची के किस्से अक्सर सामने आते ही रहते हैं, लेकिन आज पैसों के साथ साथ खाने की बर्बादी भी वडोदरा कॉर्पोरेशन द्वारा की गई। गुजरात के वडोदरा कॉर्पोरेशन में इन दिनों बजट की सभा चल रही है, लेकिन इसी बीच पूर्व स्टैंडिंग कमेटी अध्यक्ष सुखदेव काछिया के निधन के चलते शोक दर्शक प्रस्ताव पारित कर दोपहर तक सभा को रद्द किया गया। बजट सभा के चलते रोज दोपहर को 250 लोगों का भोजन कॉर्पोरेशन द्वारा तैयार कराया जाता है। आज सभा पहले से ही दोपहर तक रद्द करने की जानकारी होने के बावजूद केटरिंग के कॉन्ट्रैक्टर को किसी ने जानकारी नहीं दी थी। ऐसे में नगरपालिका की गंभीर लापरवाही के चलते 250 लोगों का खाना बेकार हो गया। केटरिंग संचालक को जानकारी नहीं होने से सारा खाना तैयार कर लिया गया था। काउंटर भी लग गए थे और खाना परोसने की इजाजत का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन अचानक भोजन समारोह रद्द करने का आदेश दे दिया गया, जिसके चलते तैयार खाना टेम्पो में भरकर वापस ले जाने की नौबत आई। આજે પાલિકાની સભા મુલતવી રહેવાની હતી, એવી તમને કોઈ જાણ હતી ખરી? ના, તમને સવારનું જમવાનું અને સાંજનું બંને ટાઈમનું કીધું? ના સાંજનું હમણાં કીધું. અચ્છા, કેટલા માણસોનું જમવાનું? 250 માણસ. આજે કઈ જગ્યાએ તમને જમણવારનું આજે બનાવવાનો કોન્ટ્રાક્ટ છે, કઈ જગ્યાનો હતો? એટલે
કઈ જગ્યાએ બનાવવા આવ્યા હતા તમે? આ કેટલા માણસનું જમવાનું બનાવવામાં હતું ને તમને કોર્પોરેશન તરફથી તમને કોઈ જાણ કરવામાં આવ્યું કે અમે 250 માણસનું જમવાનું અત્યારે હવે એ જમવાનું શું કરશો આપ? એ તો કોઈ ડોનેટ કરીશું. તો એ નુકસાન કોર્પોરેશન ભોગવશે કે તમારે? એ અમને નથી ખ્યાલ. અચ્છા, ઓકે. તો હવે બધું અને પાછું મોકલવામાં આવી રહ્યું છે? હા, એટલે જેટલી જરૂરિયાતની વસ્તુ છે તે રહેવા દઈશું, બાકીની બધી પાછી મૂકીશું. તમને હમણાં જ જાણ કરવામાં આવી કે તમને જાણ હમણાં કરવામાં આવી? તમે જમવાનું લઈને આવ્યા પછી જાણ કરવામાં આવી કોર્પોરેશન તરફથી? એટલે અમે અહીંયા આ ટીમ આવી ગઈ હતી પછી ખબર પડી. રસોઈ બની ગઈ હતી બધી? ના, બધી નહીં, અહીંયા રો મટીરિયલ આવી ગયું હતું પછી કે જાણ કરવામાં આવી. પછી કીધું. પણ હવે જે બની ગયું છે એ બધું હવે ડોનેટમાં જશે? જે 2-3 વસ્તુ એવી છે જે બની ગઈ હતી તે આપી કરશે. वहीं दूसरी ओर महिला काउंसलर भोजन करना या ना करना ऐसी असमंजस में देखी गई। इस मामले मेयर पिंकी सोनी से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि वो जानकारी लेने के बाद ही कोई जवाब दे पाएंगी। એક મિનિટ મારી સાંભળો વાત સાંભળો. અત્યારે 300 લોકોનું ભોજન પરત ગયું છે બેન. હું પૂછી જોઉં, હજી નથી, માહિતી જ નથી. અમારી સામે પરત ગયું છે. કોન્ટ્રાક્ટર કહે છે કે ભાઈ અમને છેલ્લી ઘડીએ કહેવામાં આવ્યું, અમારી બધી રસોઈ તૈયાર થઈ ગઈ હતી. શું કહેશો? 300 લોકોનું ભોજન અત્યારે તૈયાર ભોજન પરત ગયું છે. મારી તપાસ કરાવી દઉં છું ને પછી માહિતી કારણ કે આ પ્રજાના પૈસે આ વેડફાટ થયો છે. હું માહિતી લઈ લઉં, કારણ કે આ પેલું જે પણ મૃત્યુ થયું હતું કોઈ આપણા સ્ટેન્ડિંગ સમિતિના પૂર્વ ચેરમેન શ્રી છે, એટલે 16મી તારીખનું એમનું અવસાન થયું હતું. એ માહિતી હતી એટલે હું જરાક માહિતી મંગાવી લઉં છું કે શું છે અને શું. પણ બેન એમને એક્સપાયર થઈને 2 દિવસ થયા હતા, સભા મુલતવી રહેવાની એની જાણ અગાઉથી બજેટની સભા હતી એટલે કદાચ માહિતી ડિસાઇડેડ નહીં હોય પહેલેથી, કારણ કે અમારે બધા સાથી કાઉન્સિલર પછી સાથી પક્ષ હોય એ બધા અમારે સાથે બેસી અને કારણ કે પૂર્વ સ્ટેન્ડિંગ સમિતિના ચેરમેન શ્રી હતા એટલે હું જરા માહિતી લઈ લઉં. કેટરિંગનું આપ કહો છો તેમ મને કોઈ માહિતી નથી કે ભાઈ કેટરિંગનો ઓર્ડર થઈ ગયેલો, રસોઈ તૈયાર થઈ ગયેલી, એવી માહિતી મને નથી. છતાં હું માહિતી મંગાવી લઉં કે શું છે. હા ને. बजट सभा के लिए बनवाया गया 250 लोगों का खाना तालमेल के चलते वेस्ट हो गया और ये पैसा वडोदरा की जनता को अपनी जेब से चुकाना होगा। गुजरात के वडोदरा कॉरपोरेशन द्वारा हरनी दुर्घटना के 1 महीने बाद 2 इंजीनियर पर कार्यवाही की गई है, लेकिन उसका भी कॉरपोरेशन के इंजीनियर विरोध कर रहे हैं। वडोदरा का हरनी लेक जोन न्यू सनराइज स्कूल के 12 छात्र और 2 शिक्षकों के लिए डेड जोन साबित हुआ था। इस मामले डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर की रिपोर्ट के आधार पर 1 महीने बाद वडोदरा कॉरपोरेशन के एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर जिगर सायानिया और कार्यकारी एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर मितेश माली को दोषी ठहराकर सस्पेंड और टर्मिनेट किया गया है। इस मामले आज वडोदरा कॉरपोरेशन के इंजीनियरों ने बदामड़ी बाग में एकत्रित होकर मास सीएल पर उतरकर कॉरपोरेशन के कर्मचारियों पर हुई कार्यवाही का विरोध किया। एडिशनल असिस्टન્ટ એન્જિનિયર સિવિલને જે અન્યાય થઈ રહ્યો છે, ખોટી રીતે સસ્પેન્ડ કરવામાં આવી રહ્યા છે, એ બાબતે અમે બધા જે એડિશનલ આસિસ્ટન્ટ એન્જિનિયર સિવિલ સસ્પેન્ડેડ એન્જિનિયરોની તરફેણમાં અમે અહીંયા બધા ભેગા થયા છીએ. એમનું સસ્પેન્શન રદ કરવામાં આવે, એમને પુનઃ નોકરી પર લેવામાં આવે એવી માગણી સાથે, અને અમારી પણ અગાઉની જે બધી રજૂઆતો છે, અમારી જે માગણીઓ છે એ બાબતે પણ અમારે અહીં આગળ બેઠા છીએ માસ સીએલ પર. જ્યારે હોય ત્યારે વડોદરા કોર્પોરેશનમાં કોઈ પણ મુદ્દા કે કોઈ પણ ઇસ્યુ ઊભા થાય છે ત્યારે નાના કર્મચારીઓનો જ ભોગ લેવાય છે. એટલે એની અમે લોકો હવે થોડા સંગઠિત થઈને અમે જે તે સક્ષમ સત્તાવાળા સમક્ષ અમે हमारी मांगणियों ने रजूआतो करवाना છીએ. इस मामले वडोदरा के म्यूनिसिपल कमिश्नर दिलीप राणा ने डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर हसमुख प्रजापति को जांच सौंपी थी। जांच के बाद कॉरपोरेशन के फ्यूचरिस्टिक सेल के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राजेश चौहान, डिप्यूटी इंजीनियर जिग्नेश शाह, कार्यकारी एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर मितेश माली, डिप्यूटी इंजीनियर मुकेश अजमेरी, पूर्व जोन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर परेश पटेल और उत्तर जोन के एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर जिगर सायानिया को शो कोज नोटिस दी गई थी और उसके बाद 2 इंजीनियर पर कार्यवाही हुई है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि क्या बड़े अधिकारियों पर भी कोई कार्यवाही होगी या सिर्फ छोटी मछलियों को सजा कर मामला सुलटा दिया जाएगा। गुजरात की वडोदरा महानगर पालिका की बजट सभा में आज फिर एक बार बोट कांड का मुद्दा उठाया गया। वडोदरा महानगर पालिका में इन दिनों बजट सभा चल रही है, जो सुबह रद्द होने के बाद दोपहर 3 बजे फिर से शुरू की गई। वंदे मातरम के गान के साथ सभा की शुरुआत हुई, जिसमें शासक पक्ष के नेता मनोज पटेल द्वारा बजट की प्रशंसा की गई और विपक्ष पर तंज भी कसा गया। 24-25 बजट આ કોર્પોરેશનમાં મારી બીજી ટર્મ છે
અને નવમું બજેટ કોર્પોરેશનમાં જોયું. અત્યાર સુધી મને એવું સાંભળવામાં મળ્યું કે બજેટ બોગસ સત્ય નીકળી ગયું છે, આંકડા ખોટા છે, ખોટા વાયદા કરવામાં આવે છે, ખોટા સપના બતાવવામાં આવે છે. ગયા વખત કરતા આ વખતે આમ જનરલી છેલ્લા કેટલાય વર્ષોથી રેવન્યુ બજેટની અંદરથી 500-600 કરોડનો ખર્ચ આપણે જે નગરજનોની માંગણી છે એ પ્રમાણે વિકાસના કામોને સમાવિષ્ટ થયેલું બજેટ છે. એટલે પહેલા જ દિવસે પ્રતિક્રિયામાં એવું જાણવા મળ્યું કે હવે વડોદરા શહેરના કોઈ લોકો અને ખરેખર આનંદ થયો કે એમને એટલું તો એક્સેપ્ટ કર્યું કે વડોદરા શહેરની કોઈ માંગણી આ બજેટમાં બાકી નથી. वहीं कांग्रेस के नगर सेवक झा भरवाड़ ने सभा में फिर एक बार बोट कांड का मुद्दा उठाते हुए मृतकों के परिजनों के लिए न्याय मांगा. આજ રોજ વડોદરા શહેરની કોર્પોરેશનમાં જે રીતે બજેટની ચર્ચા ચાલી રહી છે, બજેટ સેશન ચાલી રહ્યું છે, એમાં મેં મુખ્ય રજૂઆતો જે કરી કે વડોદરા શહેરમાં બજેટમાં જે કરોડો રૂપિયાના ખર્ચ બતાવવામાં આવે છે કે ભાઈ ભૂખી કાંસ વડોદરા શહેરમાં અલગ અલગ એસટીપી બનાવવામાં આવે છે, સુએજ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ. એ સુએજ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ કરોડો રૂપિયાના ખર્ચે બનાવવામાં આવે છે. 500 mldનો ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ આખા વડોદરા શહેરમાં કાર્યરત છે, 12 ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ. તેમ છતાં અમારા વિસ્તારમાં ભૂખી કાંસ જે નિઝામપુરામાંથી પસાર થાય છે, MS યુનિવર્સિટીમાંથી સ્ટેશનથી લઈને, એ ભૂખી કાંસ 12 માસ 2-3 ફૂટ ગંદા પાણીથી ભરેલી હોય છે. એટલું ગંદુ ગંધાતું પાણી લોકો ત્યાંથી નીકળી નથી શકતા. આજુબાજુની સોસાયટીમાં બાસ આવે છે, ગેસ જેવું ફિલિંગ થાય છે કે ગેસ આંખોમાં બળતો હોય. સાથે સાથે મચ્છરોનો ત્રાસ. તમે એક બાજુ કરોડોની વાતો કરો, એક બાજુ તમે ભૂખી કાંસને પણ સફાઈ નથી કરી શકતા. તમે વર્ષોથી આ પ્રોવિઝન મૂકો છો કે ભાઈ તમામ કાંસોને ચોખ્ખી કરીશું, એના બદલે આ કાંસ 12 માસ વહેતી હોય છે. એ જ રીતે વિશ્વામિત્રીની વાત કરું તો વિશ્વામિત્રી પાછળ પણ કરોડો રૂપિયા ખર્ચવાનું આયોજન કરેલું છે, પણ તેમ છતાં કરોડો ખર્ચા પછી પણ આજે પણ વિશ્વામિત્રીમાં ગંદુ ગંધાતું પાણી એટલું બધું વહેતું હોય છે કે વડોદરા શહેરના નાગરિકો ત્રાહિમામ પોકારી ગયા છે. આ બધી બાબતોને એક બાજુ તમે ગ્રીન સિટીની વાત કરો, એક બાજુ સ્માર્ટ સિટીની વાત કરો, એક બાજુ ક્લીન સિટીની વાતો કરો. ડોર ટુ ડોરની ગાડીઓ રેગ્યુલર આવે નહીં. ડોર ટુ ડોરમાં કરોડો રૂપિયા ચૂકવ્યા પછી પણ લોકોની એટલી બધી ફરિયાદો, જ્યાં ત્યાં કચરાના ઢગલા. વડોદરા શહેર સફાઈની બાબતમાં 33મા નંબર પર જતું રહ્યું છે. બહુ શરમની બાબત કહેવાય આ સત્તાધીશો માટે. એટલે આ તમામ બાબતોને લઈ અને મેં મુખ્ય બાબતોને લઈ મુખ્ય રજૂઆતો કરી છે કે ભાઈ આ પ્રકારના તમે બજેટમાં ખોટા વાયદા અને વચનો આપો છો વડોદરા શહેરના નાગરિકોને. ચૂંટણી નથી ત્યારે એ લોકોએ વેરા વધારી દીધા, ચૂંટણી આવી એટલે વેરા એ નહીં રાખ્યા. એનો મતલબ શું કે તમે આ ચૂંટણીલક્ષી બજેટ છે અને 2040ની વાતો કરે છે. એટલે કહેવાનો મતલબ કે જે રીતે નાગરિકો કરોડો રૂપિયાનો વેરો ચૂકવે છે તો એ વેરાનું પૂરું એમને વળતર મળવું જોઈએ, પૂરતા પ્રેશરથી પાણી મળવું જોઈએ પીવાનું, ચોખ્ખી ડ્રેનેજો રહેવી જોઈએ, સારા રોડ બનવા જોઈએ, સારી સ્ટ્રીટ લાઇટો હોવી જોઈએ. રોડની વાત કરી, જે રોડ છે જે માજી ભરતસાથી ભર મકાનથી લઈને નવા એડ્રેસ થાય, શું હતી એ રજૂઆત કરી? એમાં એવી રજૂઆત છે કે ગેસની લાઈન નવી બદલવાની છે, પરંતુ હમણાં રિસન્ટલી હજી રોડનું કામ ચાલી રહ્યું છે. તો મારો કહેવાનો મતલબ એ હતો કે રોડ બનતા પહેલાં તમે ગેસની લાઈન કેમ ના નાખી? તમને ખબર હતી કે અહીંયા ગેસની લાઈન આવવાની છે, તો તમે એવું સંકલન કેમ નથી કરી શકતા? આપણું કોઈ પણ કામ કરવું હોય તો આપણને ખબર હોવી જોઈએ કે ભાઈ અહીંયા આગળ આ પ્રોબ્લેમ થશે. હવે નવો રોડ બનશે કરોડો રૂપિયાના ખર્ચે, હવે ગેસની લાઈન આવે તો રોડ તો તૂટી જ જવાનો. તો આવું શું કરવા? પહેલાં તમે જે પણ અંડરગ્રાઉન્ડ લાઈનો નાખવાની હોય, કેબલ નાખવાના, એ કામ ના કરી દો, ત્યારબાદ રોડ બનાવો. એટલે આ પ્રકારના મિસમેનેજમેન્ટના કારણે, અધિકારીઓની અણાવડતના કારણે, માત્ર ભ્રષ્ટાચાર કરવાની નીતિના કારણે આ પ્રકારનો વડોદરા શહેરના કરોડોના રૂપિયાનો જે વ્યય થઈ રહ્યો છે, વેડફાટ થઈ રહ્યો છે, એના વિરુદ્ધમાં મેં રજૂઆત કરીશ. वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ. बने रहिए हमारे साथ. Part of the RR Global Conglomerate with a presence in over 50 countries, RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand, a wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office.
Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. उत्तर प्रदेश में न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने जनता को खुलेआम चुनौती देते हुए कहा कि जो नागरिक इस देश को चलाता है वो सो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज सोमवार को 37वां दिन है। यूपी में यात्रा का चौथा दिन है। राहुल ने प्रतापगढ़ से यात्रा शुरू की। इसके बाद अपने पुराने संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंचे। अमेठी और गौरीगंज में पदयात्रा के बाद उन्होंने बाबूगंज में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। 16 फरवरी को न्याय यात्रा ने चंदौली से यूपी में एंट्री की थी। 17 फरवरी को राहुल ने काशी में 12 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। 18 फरवरी को प्रयागराज के आनंद भवन से यात्रा शुरू हुई। लक्ष्मी टॉकीज चौराहे पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की छात्राओं ने राहुल को गुलाब के फूल दिए। मऊ माईमा सकरामऊ गांव में राहुल ने रात्रि विश्राम किया। न्याय यात्रा दोपहर 1 बजे प्रतापगढ़ से अमेठी पहुंची। राहुल गांधी ने कई जगहों पर पदयात्रा भी की। स्पीच। हमने रोजगार पाने के लिए ये शिक्षा ली है। ये कॉलेज की डिग्री, मेडिकल डिग्री, लीगल डिग्री, ये हमने ऐसे नहीं ली। हमने ये रोजगार पाने के लिए ली है। और 5-6 लाख 10 लाख खर्च करने के बाद हमें पता लगता है कि प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटी वालों ने हमारा पैसा ले लिया। एक कागज हमें पकड़ा दिया और हिंदुस्तान में उस कागज का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उस कागज से हमें रोजगार तो नहीं मिलता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देश में पिछड़े वर्ग के लोग कितने हैं? बताओ बताओ कितने हैं? 50%। आपका नाम क्या है? पूरा नाम? गोविंद सिंह जाटव जी। पिछड़ी जात के 50% आपने कहा, ठीक है। दलित कितने? 15%। आदिवासी कितने? 8%। 50, 15 और 8 कितना हुआ? 73%। 73% आबादी, 73% आबादी दलित, आदिवासी, पिछड़े। भैया शांत हो जाइए, डिस्टर्ब मत कीजिए। अब यहां मैं भीड़ में पूछना चाहता हूं, यहां पे पिछड़े लोग कितने? हाथ उठा के दिखाओ। ये देखो 50%।
दलित कितने हाथ उठा के दिखाओ। आदिवासी यहां कम है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पे मुझे भीड़ में पिछड़े और दलित तकरीबन 50-60% दिख रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों में मैंने मालिकों की लिस्ट निकाली है। 200 सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट में दलित आदिवासी पिछड़े कितने कितने? 60% नहीं है। मालिकों में मैंने लिस्ट निकाली है, 200 कंपनियों के मालिक में ना एक दलित, ना आदिवासी, ना पिछड़ा। फिर मैंने क्या किया? फिर मैंने कहा ठीक है भैया, ये देश के दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े हैं, ये मालिक नहीं बनना चाहते। तो मैंने पता लगाया मैनेजमेंट में कितने लोग हैं। सीनियर मैनेजमेंट में दलित, आदिवासी, पिछड़े 73% के कितने? बोलो बोलो। 0, एक नहीं है। तो जब आप प्राइवेट अस्पताल में जाते हो, यहां पे किसी का पैर टूटा? जब आप प्राइवेट अस्पताल में गए, आपने पैसा दिया? आपने प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाई की? जब आपने प्राइवेट कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आपने पैसा दिया, आपने किसको दिया? आपने ना दलित को दिया, ना आदिवासी को दिया, ना पिछड़े को दिया, और ना अपने जनरल कास्ट के गरीब व्यक्ति को दिया। मतलब आपकी जेब में से पैसा निकल रहा है और 2-3% लोगों के जेब में जा रहा है। उन 2-3% में ना गरीब जनरल कास्ट का कोई है, ना आदिवासी है, ना दलित है, ना पिछड़ा है। अब सुनिए, 90 लोगों में से आपके बजट का एक रुपया ये 90 लोग बांटते हैं। डिफेंस में कितना जाएगा? अग्निवीर योजना होगी या नहीं होगी? नहीं भैया बोलो, जितना बोलना है आपको। नहीं होगी, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप में कुछ दम नहीं है, बोलो जितना बोलना है, कुछ नहीं होगा। अरे भाई सुन लो, समझ लो, आपके दिमाग में बात बैठ नहीं रही है। आप जितना चिल्लाना चाहते हो चिल्ला लो, जितना आप कहना चाहते हो अग्निवीर नहीं होगा, चिल्ला लो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। आप में दम नहीं है। अग्निवीर होगा क्यों? क्योंकि अदानी चाहता है इसलिए अग्निवीर होगा, मोदी चाहता है इसलिए अग्निवीर होगा। कैसे? वो क्या दम नहीं है आप में? कैसे नहीं होने देगा? हो रहा है। आप चिल्लाते हो और कुछ नहीं करते, दम नहीं है आप में। 73% में दम नहीं है। सुलारक मैं बताऊंगा आपको रास्ता, मैं रास्ता बताऊंगा, मगर दम नहीं है तुम लोगों में। तुम लोग सोए हुए लोग हो। मैं खुल के तुम्हारे सामने बोल रहा हूं, तुम लोग सो गए हो। 73% हिंदुस्तान का जो बब्बर शेर है, जो इस देश को चलाता है, जो इस देश को आगे ले जाता है, वो सो गया है, डर गया है। ये देश की सच्चाई है। केंद्र सरकार के नल से जल योजना के गुजरात में अमलीकरण पर गुजरात कांग्रेस ने आवाज उठाते हुए कहा है कि इस योजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। केंद्र सरकारनी फ्लेगशिप योजनाना नामे नल से जल ए योजना अन्वये गुजरात में नल से जलनी तो वातो तो बहु थई, जाहेरातोय पण बहु थई, पण 33 जिल्लामांथी 18 થી વધુ જિલ્લાઓમાં સીધો ભ્રષ્ટાચારની સત્તાવાર ફરિયાદો મળી, જેમાં મોટા પાયે ભ્રષ્ટાચાર થયો। એટલે કે ભ્રષ્ટાચારમાં નલ સે જલ યોજના અન્વયે
દરેકને ઘર સુધી પાણી મળશે. 2022 સુધીનો ટાર્ગેટ હતો કે ત્યાં સુધીમાં 100% કામગીરી કાગળ ઉપર દેખાડી દેવામાં આવી. પણ જે ફરિયાદો આવી સામે ભ્રષ્ટાચારની, અનેક વિસ્તારમાં કાગળ ઉપર કામગીરી, દેખાવ પૂરતો જે ઇલેક્ટ્રિકમાં પાઇપ વપરાય આપણે કેબલ માટેનો, એ પાઇપને આમાં પાણી માટેનો પાઇપ તરીકે દેખાડીને એને લગાડી દેવામાં આવ્યા. અનેક જગ્યાએ હલકી ગુણવત્તાના પાઇપો લગાવવામાં આવ્યા. અનેક જગ્યાએ પાઇપો દેખાવ પૂરતા તો એના કનેક્શન ન કરવામાં આવ્યા. પેવર બ્લોક અને ચોકડી જે બનાવવાની હોય એ પણ કાગળ ઉપર રહી અનેક જગ્યાએ. હું ગામ અને જિલ્લાઓ સાથે કહીશ આપણે ક્યાં ક્યાં. અને સૌથી મોટી અનેક જગ્યાએ વાસ્મોના અને પાણી પુરવઠાના કામોની અંદર પાણીના ટાંકા બનાવ્યા. એ ટાંકાને અને નળને જે જલ માટેની પાઇપલાઇનને ક્યાંય કનેક્શન ન કરવામાં આવે. એટલે કે ટાંકા પણ માત્ર ફોટો ફંક્શન માટે, નળ લાગી ગયો હોય ખાલી તો એને પાઇપ સાથે કનેક્શન ન હોય, ખોદાણ કરીએ તો અંદર પાઇપ ન હોય. આવા અનેક પ્રકારની સત્તાવાર ફરિયાદો, ભ્રષ્ટાચાર, વિજિલન્સ તપાસ, સ્થાનિક નાગરિકોની ફરિયાદ. પણ ભ્રષ્ટાચાર જેને ભાજપાએ શિષ્ટાચાર બનાવી દીધો એના કારણે ભાજપાના મળતિયા કોન્ટ્રાક્ટરને ભાજપાના પદાધિકારીઓ પણ પોતે આ વાસ્મોની લૂંટમાં સીધા સંડોવાયેલા છે. કરોડ રૂપિયા જેટલી માતબર રકમ બારોબાર ચૂકવાઈ ગઈ છે. કામની ચકાસણી કોણે કરી, કોણે આ ઓર્ડરો આપ્યા, કોને આપ્યા કોન્ટ્રાક્ટરોને. અને એમાં પણ બધા મોટાભાગના કોન્ટ્રાક્ટરો સીધી પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ રીતે ભાજપાના ફંડ રેઝર છે, ત્યાં ભાજપાના પદાધિકારીઓ છે સીધા. વિજિલન્સ તપાસમાં અનેક જિલ્લામાં આવી ફરિયાદ આવી. એવું સત્તાવાર વાસ્મો અને પાણી પુરવઠાને ખબર છે, કલેક્ટરને ફરિયાદ મળી છે. પણ આજ દિન સુધી રાજ્યના મુખ્યમંત્રી, પાણી પુરવઠા મંત્રીશ્રી અને કહેવાતી ભાજપાના ખાતો નથી ખાવા દેતોની વાત કરનાર લોકો કરોડો રૂપિયા ચાઉ કરી ગયા તોય છતાં મૌન છે. ત્યારે મારી આપના માધ્યમથી સીધી માંગ છે, આ સમગ્ર કાંડની સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટિગેશન ટીમ બને, એક મુખ્ય ટીમ બને અને તમામ ગામોની વાસ્મોના નામે, પાણી પુરવઠાના નામે ગુજરાતના નાગરિકો સાથે જે છળ થયું છે નલ સે જલના નામે, એની સંપૂર્ણપણે પારદર્શક તપાસ કરવામાં આવે. દિવસ 60ની અંદર અહેવાલ જાહેર કરીને જવાબદાર સામે પગલાં ભરવામાં આવે. આ ભ્રષ્ટાચાર જેને ભાજપાએ શિષ્ટાચાર બનાવ્યો છે, ત્યારે આ ગામથી લઈને ગાંધીનગર સુધીના ભ્રષ્ટાચાર અંગે ભાજપા સરકાર પોતે જવાબદારી સ્વીકારે. પાણી પુરવઠા મંત્રીશ્રી એમને શરમ હોય તો પોતે જ ખુદ જવાબદારી સ્વીકારે. અને એ જવાબદારી ન સ્વીકારી શકતા હોય અને નૈતિકતાની અપેક્ષા નથી રાખતા, પણ છતાં આપણે કહીએ કે નૈતિકતા હેઠળ જવાબદારી સ્વીકારીને રાજીનામું આપવું જોઈએ. અને છતાં એમને રાજીનામું ન આપવું અને સત્તાની ખુરશી ઉપર ટકી રહેવું હોય તો તાત્કાલિકપણે ગુજરાતના કરોડો રૂપિયા જે પ્રજાને પાણીના જથ્થો પહોંચાડવા માટે નલ સે જલ યોજનાના હતા, એ જે કોન્ટ્રાક્ટરો, જે ભાજપાના મળતિયાઓ એ ચાઉ કરી ગયા છે, એ તમામ નાણાંની, તમામ ગેરરીતિની તટસ્થ તપાસ સીટ દ્વારા કરવામાં આવે. અમે આની સંપૂર્ણપણે વિધાનસભામાં પણ વિસ્તૃત રીતે અમારા નેતાશ્રીએ, ધારાસભ્યશ્રીઓએ આ વાત ઉપાડી છે. અને અમે આગામી દિવસોની અંદર સમગ્ર ગામોની અંદર, રાજ્યના ગામોમાં જ્યાં નલ સે જલના નામે જે ગુજરાતની જનતા સાથે છલ થયું છે તેનો તલસ્પર્શી વ્યવહાર એક વિગતો સાથે સરકારને આ બાબતે અમે સંપૂર્ણપણે આ સરકારની જે પોલ છે એને ખુલ્લી પાડવા માટે કોંગ્રેસના કાર્યકર, કોંગ્રેસનું સંગઠન લડાઈ આપશે. गुजरात के वडोदरा में सरदार एस्टेट टंकी निकट पानी की लाइन में रिसाव से सड़कों पर पानी का समंदर बहता हुआ देखने मिला. वडोदरा में कॉन्ट्रैक्टर को एक बार कॉन्ट्रैक्ट दे दिए जाने के बाद कॉरपोरेशन का कोई अधिकारी उस पर ध्यान नहीं देता है. ऐसे में कई बार विकास कार्यों के नाम पर बर्बादी का मंजर सामने आता है. वडोदरा में पानी की पाइपलाइन बार बार टूट जाने की घटनाएं सामने आती ही रहती है. इस बार ये घटना वडोदरा के सरदार एस्टेट टंकी निकट देखने मिली, जहां पानी की पाइपलाइन टूट जाने से बिना बरसात के ही जल भराव देखने मिला. यहां कल ही पानी की नई पाइपलाइन डाली गई है और कॉन्ट्रैक्टर द्वारा काम में बरती गई लापरवाही के चलते पूरा इलाका पानी से भर गया, जिस पर स्थानीय नगर सेवक का ध्यान आकर्षण कराने पर चेक करवा लेता हूं जैसा रूटीन जवाब दिया गया, जिस पर स्थानीय निवासियों ने आपत्ति जताई. પાણીની નવી લાઈન નાખેલી છે, ગઈકાલે જોડાણ કરેલું છે.
આજે કઈ રીતે જોડાણ કર્યું છે કે ખબર નથી પડતી. પાણી રેલમછેલ થઈ રહેલું છે. અમે મોદી સાહેબને વિકાસના નામે વોટ આપીએ છીએ. આ વિકાસના નામે જે પાઇપો નાખેલી છે, પણ આ કઈ રીતે નાખેલી છે, પાણીનું કેટલું ગેલન પાણી વ્યય થઈ રહેલું છે, આમાં કોની ભૂલ છે, કોની નિષ્કાળજી છે, કોર્પોરેશન તંત્રની નિષ્કાળજી છે કે કોઈ નિષ્કાળજી છે, પૂછવા જાણવા માંગુ છું. એક જાગૃત નાગરિક તરીકે કહી રહેલો છું તમને. અમારા કાઉન્સિલરમાં છે તેજલબેન વ્યાસ, એક શાહ કરીને છે, પટેલ છે હિતેન્દ્ર પટેલ, જેઠવા પ્રફુલ્લાબેન જેઠવા. ગઈકાલે જ કામ ચાલુ થયું છે. ઉદઘાટન કર્યું તે વખતે જોવા મળેલા, ત્યાર પછી તો જોવા નથી આ કામ ચાલતું. જૂની લાઈન હતી, હવે પાણી તો આવે જ છે, ઓછા પ્રેશરથી આવે છે. કદાચ વધુ પ્રેશર માટે આ નવી પાણી લાઈન નાખેલી એવું લાગી રહેલું છે મને. ગઈકાલે જોઈનિંગ કર્યા પછી આજે સવારનો પહેલો જ દિવસ છે. પહેલા જ દિવસની અંદર શું નિષ્કાળજી એ લોકો રાખેલી છે કે ખબર પડી નથી. અને આ પાણીની રેલમછેલ થયેલી છે. જો હજુ અડધો કલાક આ રીતે જો પાણીનો વ્યય થયો તો આ વિસ્તારની અંદર પાણી થઈ જશે. વગર ચોમાસું થઈ જશે એવી પરિસ્થિતિ છે. गुजरात के वडोदरा जिला के डभोई के तरसाना मेन कैनाल से सिंधपुर जाने वाली छोटी कैनाल में रिसाव से किसानों के खेतों में पानी भर गया है। डभोई तालुका के पंसौली गांव निकट से तरसाना मेन कैनाल गुजरती है, जिसमें से सिंधियापुर जाने के लिए एक छोटी कैनाल बनाई गई है। इस कैनाल में रिसाव से वड़वाना कैनाल नंबर 4 के पास करीबन 7 फीट का रिसाव हो रहा है। पिछले 2 दिन से हो रहे रिसाव से कैनाल का पानी किसानों के खेतों में भर गया है, जिससे डांगर की फसल बर्बाद हो रही है। रिसाव के चलते पिछले इलाके के खेतों तक पानी नहीं पहुंच रहा है। कैनाल के अधिकारियों की लापरवाही के चलते किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन कैनाल की देखभाल करने वाले कर्मचारियों द्वारा मरम्मत नहीं की जा रही है। તરસાણા મેન કેનાલમાંની પેટા કેનાલ જે સિંધિયાપુરા બની જાય ત્યાં રોડ પર જ લગભગ 7 ફૂટ જેટલું મોટું ગાબડું પડેલ છે. તે તરસાણા વડવાણા ઇરિગેશનના સાહેબોને આ ખેડૂતોને પાણી મળે છે કે કેમ એની દરકાર છે જ નહીં. કોઈ સાહેબો અહીંયા છે જ નહીં. જે કારકુનો છે તે બી રિટાયર થઈ ગયા છે. રિટાયર કારકુનો પાસે અહીંના ઉપલા અધિકારીઓ કામ લે છે, જ્યાં કેનાલ પર આવવા રાજી નથી. કેનાલ પર જે પગીઓ છે પગીઓ પણ રિટાયર થઈ ગયા છે. ઉચ્ચક પગાર આપીને એમને 1-1 કલાક અહીં મોકલવામાં આવે છે. અને આ તરસાણા મેન કેનાલ એ તળાવ પર મેન 3 કેનાલોમાં જે પેટા કેનાલો છે ત્યાં તો પાણી જ નથી આવતું, અને મેન કેનાલોમાં પણ મોટા ગાબલા પડેલા છે. આ પાણી વેડફાઈ જાય છે, ખેડૂતના ખેતરમાં જતું નથી, આમ તેમ વેડફાઈને પૂરું થઈ જાય છે. આ 7 ફૂટનું ગાબડું અહીં કેનાલમાં પડેલું છે પણસોલી નજીક હાઈવે પર. પાછળ પાણી પહોંચતું નથી, કેનાલમાં છોડે છે તો, અને પાછલા ખેડૂતો તરસે છે, આગળ ખેડૂતોનું માલનું નુકસાન થાય છે, પાણી ભરાઈ જાય છે, અને પાછળ પાણી પહોંચતું નથી. આજ કેટલા ટાઈમથી પડેલું છે એવું ને એવું, અને કેનાલ સાફ થઈ નહીં, ગેટો બી નથી, પાણી છૂટતું એમ ચાલે છે, વેડફાય છે, ખેતરો સુધી પાણી જતું નથી, અને આ લોકો કોઈ ધ્યાન આપતા નથી. 1 किलो या 2 किलो की लौकी तो हम सबने देखी है, लेकिन गुजरात के वडोदरा में एक जगह ऐसी है जहां 6 किलो की लौकी उगाई जाती है। वडोदरा में हरनी वारसिया रिंग रोड पर संजीव कमलाकर मोंघे रहते हैं, जो असम की गुवाहाटी से ऐसी लौकी का बीज लेकर आया है जिसकी बेल पर 6 किलो जितने वजन की लौकी लग रही है। गुजरात में इतनी बड़ी लौकी कोई उगाता नहीं है, लेकिन वडोदरा में घर के बाहर ही संजीव मोंघे ने खास तरह की लौकी की फसल ली है, जिसे देखकर हर कोई अचंभित हो रहा है। एक हाथ से उठा भी ना सके इतने वजन की लौकी वडोदरा की स्नेहल पार्क सोसाइटी में घर में ही बेल पर लगती है, और ये लौकी खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है। ये માટલા દૂધી કહેવાય છે, જે ફળ આસામનું છે. નોર્થ ઇસ્ટ ફ્રન્ટિયરમાં આસામ ગુવાહાટી પાસે અમે ફરવા ગયા હતા કામાક્ષી મંદિરમાં. ત્યાં અમારા મિત્રને ત્યાં અમે ફળ જોયું હતું, એટલે ત્યાંથી આવતા બી લઈને આવ્યા હતા. લગભગ 4.5 મહિના પહેલાં અમે આ બી વાવ્યું છે, અને એક જ વેલો આખા પાર્કિંગ શેડ ઉપર પણ અમારો મોટો થઈ ગયો છે. અને
લગભગ 10થી 12 ફળ ઉતારી ચૂક્યા છે અને આજે બીજા 3 ફળ ઉતાર્યા છે, જે સામાન્ય વજન એનું 5 થી 5.5 કિલો આરામથી થઈ જાય છે અને એટલું હોવા છતાં એકદમ કૂણી જાત છે. શાક એકદમ મીઠાશમાં શાક બને છે, દૂધીના હલવામાં પણ લોકોએ બનાવીને જોયે છે. આજુબાજુના બધા પડોશીઓને અમે દૂધી વેચી છે અને બધાને ગમી છે, એટલે ફળ બહુ સારું છે. અને આવી ઇવન ખંડેરાવ માર્કેટમાં પણ તમને આટલી મોટી દૂધી જોવા નહીં મળે. 4 મહિના પછી ફળ આવી ગયું છે અને આ છેલ્લા પણ મતલબ મહિનાથી તો ફળ વધારે આવી ગયા છે. એના પહેલાં વેલો ફેલાતો હતો, અમને એમ હતું કે વેલા પર થશે કે નહીં, પણ ફળ બહુ સારું આવી રહ્યું છે. ના, હાલ ગુજરાતમાં અત્યાર સુધી જેને બતાવીએ આવી દૂધી કોઈએ જોઈ નથી. ઇવન શાકભાજીવાળા અમારા આવે છે, એમને એ પણ જોઈને ખુશ થઈ ગયા હતા મને કે બહુ अलग जात की दूधी है। यहाँ VNM टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, बने रहिए हमारे साथ। ये पहल है बच्चों को अपने मनोभाव से अवगत कराने की। ये पहल है बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य समझाने की। ये पहल है नए समाज के रचनाकारों को मानसिक स्वस्थ बनाने की। ये पहल है VNM फाउंडेशन की, बच्चों को बेहतर कल की ओर ले जाने की। माना होटल्स एंड रिसोर्ट। राजस्थान में उदयपुर रणकपुर को करना हो एक्सप्लोर या उत्तराखंड में ऋषिकेश में करनी हो धार्मिक यात्रा, माना होटल्स आपके स्टे को बनाएंगे हमेशा के लिए यादगार। राजस्थान के ऐतिहासिक विरासत के बीच माना होटल्स का कंफर्टेबल स्टे आपको कराएगा अद्भुत अनुभूति। माना होटल्स के लग्जरियस प्रीमियम रूम्स और विलास है बेहद शानदार। ऋषिकेश की वादियों में माना होटल्स का होम स्टे देता है शानदार घर का फील। Next time, plan your holidays with Mana Hotels. Contact 8107888800. Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजकोट दौरे की तैयारी प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा जोरों शोरों से की जा रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर गुजरात दौरे पर आ रहे हैं। 20 फरवरी को पीएम नरेंद्र मोदी राजकोट का दौरा करेंगे।
प्रधानमंत्री राजकोट के रेस कोर्स ग्राउंड में भव्य जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। राजकोट के रेस कोर्स ग्राउंड में विशाल जनसभा के संबोधन के लिए डॉम तैयार किया जा रहा है। डॉग स्क्वाड, बॉम्ब स्क्वाड द्वारा रेस कोर्स ग्राउंड में चेकिंग भी की गई। गुजरात की कला नगरी वडोदरा में कला, संगीत और प्रकृति को जोड़ता हुआ एक अनोखा आयोजन इको आर्ट फेस्टिवल के रूप में सावित्री अर्बन फूड फॉरेस्ट में किया गया। वडोदरा के अलकापुरी में सावित्री अर्बन फूड फॉरेस्ट है, जहां शहरी इलाके में खास फॉरेस्ट डेवलप किया गया है, जिससे शहरी लोगों को भी प्रकृति के नजदीक रखा जा सके। प्रकृति को बढ़ावा देने के भाग रूप यहां इको आर्ट फेस्टिवल का 3 दिवसीय आयोजन किया गया और उसमें क्राफ्ट, म्यूजिक और नेचर का अद्भुत संगम देखने मिला। इसी के तहत रविवार की शाम नेचर के बीच म्यूजिकल इवनिंग का आयोजन किया गया, जिसमें वडोदरा के उभरते कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। बातें बहुत हुई, अब तो प्यार का वक्त हुआ। जाना मेरे दिल में है क्या, ये लगन मीठी सी चाहे क्या, तेरी आंखें सताए इस इको आर्ट फेस्टिवल में आसरा एंड्रॉयड फाउंडेशन द्वारा सुरभि लायंस ब्लाइंड स्कूल के बच्चों को आर्ट सिखाया गया। इस कोशिश के जरिए दिव्यांग बच्चियों को कला के जरिए आत्मनिर्भर बनाने की उम्दा कोशिश की गई। आज हम सावित्री अर्बन फूड फॉरेस्ट में हैं, जो जगह अलकापुरी के बीच में एक ग्रीन हेवन हमने डेवलप किया है। तो इसको करने का रीज़न था ताकि हम अर्बन सिटी के बीच में चाहते थे कि लोग नेचर से पास में जुड़े, और नेचर और आर्ट का रिश्ता तो बहुत ही पुराना है, इसीलिए नेचर को देखकर लोग बहुत आर्टिस्टिकली इंस्पायर होते हैं, और आर्ट को करने के बाद लोगों के अंदर जो नेचर के प्रति लगाव होता है वो और भी बढ़ता है। इसलिए हमने सोचा क्यों ना हम यहाँ इस अर्बन फॉरेस्ट में एक इको आर्ट्स फेस्टिवल करें, जो 3 डेज का इको आर्ट्स फेस्टिवल हमने ऑर्गेनाइज किया है, विच इज़ प्रमोटिंग क्राफ्ट्स, म्यूज़िक एंड नेचर। सो पिछले 3 दिनों से कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ चलती आ रही हैं, जैसे अलग अलग तरह की क्राफ्ट वर्कशॉप्स, फ्रॉम मंडाला आर्ट, आर्ट थेरेपी, इंस्ट्रूमेंट मेकिंग, बैम्बू आर्ट मेकिंग वर्कशॉप्स चलते हैं, एंड शाम को वी हैव म्यूजिकल परफॉर्मेंसेज। मैं सुरभि गर्ल्स फॉर विजुअली इम्पेयर्ड गर्ल्स, उनके साथ उनको सिखाने का ट्राई कर रही हूँ, और मेरा आसरा एंड्रॉयड फाउंडेशन के साथ कोलैबोरेशन हुआ है। तो भी इतना करते करते मैं यहाँ तक आ गई हूँ कि गर्ल्स को प्रोडक्ट्स मैंने सिखा दिए हैं, और इसमें एक पूरा काउंटर आप इधर देख रहे हो, ये वाला ये गर्ल्स ने बनाया है। और बस ये हमारी एक छोटी सी एफर्ट है कि उनको एम्पावर करें, और अगली एग्जीबिशंस में हम जल्दी ही रक्षाबंधन की एग्जीबिशन करेंगे, उसके बाद दिवाली की करेंगे। जितने फेस्टिवल्स है मेरी ये कोशिश है कि वो गर्ल्स से प्रिपरेशन करवा के उनको सिखा के उनका एग्जीबिशन किया जाए। तो ये एक मेरी तरफ से एक छोटी सी कोशिश है उन गर्ल्स को एम्पावर करने की। गुजरात के बनासकांठा के दांता तालुका के हड़ाद गांव में एक युवक पर सृष्टि विरुद्ध का कृत्य करने पर मामला गरमाया है। बनासकांठा के दांता तालुका के हड़ाद में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आने से ग्रामजनों में भारी आक्रोश का माहौल देखने मिल रहा है। इस मामले रैली निकालकर पुलिस थाने पहुंचकर कानूनी कार्यवाही की मांग की गई। ग्रामजनों ने पुलिस थाने के बाहर ही नारेबाजी करते हुए आरोपियों को सजा की मांग की, लेकिन इस मामले पुलिस से शिकायत नहीं लिए जाने से लोगों में रोष का माहौल देखने मिला। हड़ाद गामे असरग्रस्त पीड़ित बाळकनो जे घटना बनी है, ए घटना बाबते अमे तमाम गाम लोको, आजूबाजूना विस्ताરના લોકો બધા મળે
અને અમે પોલીસ સ્ટેશને એક વિનંતી કરવા આવ્યા છીએ કે કાયદેસર ગુનો બનવો જોઈએ અને આને આમાં કાસું કપાય નહીં એ અમારી માંગ છે. એને કાયદેસર થવું જોઈએ અને એને સજાને પાત્ર જે સજા થતી હોય કાયદેસર થવી જોઈએ અને બીજી વખત આવી ઘટના ના બને તેની સરકાર નોંધ લે અને પોલીસ પણ नोंध ले एवी हमारी विनंती है। इस मामले अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी पुलिस थाने पहुंचे और आरोपी पर कार्यवाही की मांग की। गुजरात के वडोदरा में बाल भवन सोसाइटी द्वारा ITF MT100 टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। वडोदरा में बाल भवन सोसाइटी द्वारा खेल गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न आयोजन किए जाते हैं। इसी के तहत वडोदरा में पहली बार ITF MT100 टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ वडोदरा भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह के हाथों कराया गया। ये हमने ITF टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है, सीनियर टूर्नामेंट है। वडोदरा में पहली बार ये टूर्नामेंट इंटरनेशनल लेवल की टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज की जा रही है, जिसमें ओपनिंग सेरेमनी में डॉक्टर विजय शाह के द्वारा इसका ओपनिंग किया गया है। और इस टूर्नामेंट में एज कैटेगरी 30+, 35+ से 45, 50, 55, 60, 65+ तक की कैटेगरीज दी है। इसमें मेंस डबल्स, वुमेंस डबल्स, मिक्स डबल्स की कैटेगरी भी है। ये खिलाड़ी हम पूरे इंडिया से और इंडिया के बाहर से भी 4 से 5 खिलाड़ी आए हैं। जैसे कि ये 5 दिन चलने वाली है, 19 से 23 तक ये टूर्नामेंट चलने वाला है। इस टेनिस टूर्नामेंट में खेलने के लिए देश के अलग अलग राज्यों से खिलाड़ी वडोदरा आए। विभिन्न एज कैटेगरी में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मेरे को बहुत खुशी हो रहा है कि बड़ौदा ये उद्योग लिया है ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए। बाल भवन में जो पहले दफ़े हो रहा है और ये टूर्नामेंट से जो ITF के सीनियर्स प्लेयर्स है, ख़ास करके लोकल जो सीनियर्स प्लेयर्स हैं, उन लोग को एक बढ़िया मौका मिल रहा है खेलने के लिए और वर्ल्ड रैंकिंग पॉइंट्स बनाने का। और आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट द ऑर्गेनाइजर्स फॉर टेकिंग दिस एफर्ट एंड मैं उम्मीद करूंगा कि हर साल ये टूर्नामेंट किया जाएगा और हर साल उसका जो ग्रेड है वो भी बढ़ता जाएगा। ITF मेंस खेलने के लिए हम लोग ज़्यादातर अहमदाबाद, मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली जाते हैं। पहली बार बड़ौदा में ITF कैटेगरी फॉर मास्टर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ है। सो मेरे लिए ये बहुत अच्छा है। आई एम अ लोकल बड़ौडियन, तो ऐसी टूर्नामेंट बाल भवन एवरी टाइम, एवरी क्वार्टर और 6 मंथ करती रहेगी, तो हमें ट्रैवल इतना कम करना पड़ेगा और सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी ऑल ओवर इंडिया से प्लेयर के साथ खेलने की। सो ये सबसे बड़ा इट्स लाइक एन वंडरफुल एक्सपीरियंस टू प्ले ITF इन बड़ौदा। गुजरात के वडोदरा में कॉरपोरेशन द्वारा कमाची बाग में रीस्टोर की गई छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का पुनः अनावरण किया गया। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ द्वारा बनाए गए सयाजी बाग में छत्रपति शिवाजी महाराज का ऐतिहासिक स्टैच्यू रखा गया है। यह प्रतिमा वक्त के साथ खस्ताहाल हो चली थी, जिसके चलते 9.83 लाख के खर्च से छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का रिस्टोरेशन किया गया है। आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म जयंती के मौके पर फिर एक बार शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण कर पुष्पांजलि अर्पण की गई। इस मौके पर वडोदरा की मेयर पिंकी सोनी, डिप्टी मेयर चिराग बारोट, स्थायी समिति अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री, भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह, कांग्रेस नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव और अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। अपना वडोदरा शहरना सयाजीबाग गार्डन में सर सयाजीराव गायकवाड़जी द्वारा 1938 में 8મી માર્ચે શ્રી છત્રપતિ શિવાજી મહારાજની પ્રતિમાનું અનાવરણ કરવામાં આવ્યું હતું, જે પ્રતિમા GK મલ્હાત્રે અને તેમના પુત્ર દ્વારા બનાવવામાં આવી હતી। એજિંગની પ્રક્રિયાના કારણે આ પ્રતિમાને રિસ્ટોરેશનમાં મૂકવામાં આવી હતી, જેમાં લગભગ 9.83 લાખના ખર્ચે
કન્વર્ઝેશન કરીને આજે છત્રપતિ શિવાજી મહારાજની પ્રતિમાનું અનાવરણ કરવાનું સૌભાગ્ય મને પ્રાપ્ત થયું છે. વીર ચતુર સાહસિક ન્યાયી પ્રજાવત્સલ અને ધર્મ નિરપેક્ષ એવા શ્રી છત્રપતિ શિવાજી મહારાજની જન્મજયંતિ નિમિત્તે સૌ મરાઠી સમાજ અને વડોદરા શહેરના સૌ શહેરીજનોને મારા તરફથી ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું. શિવાજી મહારાજને નમન કરતા આજે એમની જન્મજયંતિના દિવસે હું એમને યાદ કરું છું. એમને રચેલો ઇતિહાસ લોકો સુધી પહોંચે અને શાના માટે લડ્યા, કેમ લડ્યા, કયા સ્વાભિમાન માટે લડ્યા, કયા ધર્મની રક્ષા કરી, એ તમામ બાબતોને ધ્યાનમાં રાખી સ્વાભિમાનથી જીવવાનું શીખવાનું જે એમનામાં છે એ સ્વાભિमानથી जीवाणु सीखे ये हमारी अभ्यर्थना है। गुजरात के गिर सोमनाथ जिला में ऊना और गिर गढ़ा के आहिर समाज द्वारा 20वें सामूहिक विवाह का सफल आयोजन किया गया। शादी ब्याह के पीछे इन दिनों लाखों करोड़ रुपयों का खर्च हो रहा है। इसी बीच गुजरात में कई जागरूक समाज द्वारा सामूहिक विवाह का आयोजन कर इस तरह की फिजूल खर्ची को बचाया जा रहा है। ऊना और गिर गढ़ा के आहिर समाज द्वारा ऐसा ही एक आयोजन किया गया, जिसमें समाज द्वारा आयोजित 20वें सामूहिक विवाह में 29 जोड़े शादी के बंधन में बंधे। इस सामूहिक विवाह में समाज के लोगों के साथ साथ अग्रणी जनप्रतिनिधियों की भी उपस्थिति रही। અમે આયા ઉના તાલુકામાં જે આપણા સમૂહ લગ્ન થાય છે તેમાં અમે જોડાણા છે બને, તો મારું એટલું કહેવાનું છે કે આપણે જો શેરવાની હાથે જે ખર્ચા કરીએ છીએ એના કરતાં જે આપણા ટ્રેડિશનલ ડ્રેસમાં જે અત્યારે લગ્ન કરે છે એના એટલું ઉજળું દેખાય છે, જેના માટે બધી જો કદાચ ને જો 29 લગ્ન હતા તો એમાં 29 શાયદ કદાચ ને જો બધાએ પહેરાવત તો આજે પૂરા ગુજરાતની અંદર જે એવું થાત કે નહીં આજે બધાએ આપણા આહિર સમાજના ટ્રેડિશનલ ડ્રેસમાં બધાએ લગ્ન કર્યા છે। छत्तीसगढ़ के गोरेला पेंड्रा मरवाही में प्रतिबंधित दवाइयों के कारोबारी पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं, जो प्रतिबंधित दवाइयों की बिक्री करते थे। छत्तीसगढ़ के जीपीएम में चल रहे नशे के खिलाफ प्रभावी रोक मामले नए पदस्थ पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता के मार्गदर्शन में मेडिकल संचालकों के साथ बैठकर नशे का कारोबार करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही के निर्देश दिए गए थे। इसी के तहत बाबा तालाब के पास नशा कर बैठे हुए 2 बच्चों से पूछताछ की गई। उनके बताए गए ठिकानों पर नशे के इंजेक्शन बेचे जाते थे। इस मामले कार्यवाही करते हुए 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। आरोपियों के पास से प्रतिबंध इंजेक्शन समेत की वस्तुएं जब्त की गई हैं। पूर्व में कुछ समय से यह सूचना मिल रही थी कि नशे की लत में कुछ बच्चे आए हुए हैं और इसमें पता तलाश किया जा रहा था और ऐसे लोगों को भी पता तलाश किया जा रहा था जो विभिन्न क्षेत्रों में नशा कर रहे हैं। और इसी में पूछताछ में ये बात सामने आई थी कि ऐसे 2 आरोपी हैं जो गौरेला क्षेत्र के ही रहने वाले हैं और ये नशे का सामान विक्रय करते हैं। इनके पास ऐसी प्रतिबंधी दवाइयाँ हैं जो वो सेल करते हैं, कीमत बढ़ाकर वो सेल करते हैं और लड़के उसकी लत में आ चुके हैं और नशा कर रहे हैं। और थाना गौरेला की पुलिस ने इस क्रम में जब आगे बढ़ा तो 2 आरोपी इनके साथ में मिले थे, जिसमें नशरीन जो कि भरियानखोर गोरेला की पुराना गोरेला की रहने वाली है। इसके अलावा एक अन्य आरोपिया है बबली साहू जो कि सारबहरा की रहने वाली है। और ये दोनों ही आरोपियों के पास में कुछ प्रतिबंधात्मक दवाइयाँ मिली थी और ये इस सिरिंज को लगातार बेचती थी, जिसमें एविल और बुप्रेनॉर्फिन दवाइयाँ हैं जो बेचा करती थी। मध्य प्रदेश के मंदसौर, नीमच और रतलाम जिलों में अफीम की फसल लहलहा रही है, जो 400 तरह की दवाई बनाने के काम आती है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में अफीम की खेती होती है। इन दिनों मंदसौर संसदीय क्षेत्र में 50,000 से अधिक किसान अपने खेत में अफीम की खेती कर रहे हैं। अफीम की फसल अब तैयार है और किसान डोडे से अफीम निकालने के काम में जुटे हुए हैं। मंदसौर, नीमच, रतलाम में उगने वाली ये अफीम 400 तरह की दवाई बनाने के काम आती है। सितंबर महीने में अफीम की बुवाई होती है और इन दिनों किसान अफीम में चीरा लगाकर अफीम निकालने के काम में जुटे हुए हैं। अप्रैल महीने में सरकार किसानों की इस अफीम को खरीदने का काम करेगी। 10 आरी के पट्टे पर किसान को 7 किलो तक की अफीम सरकार को देनी होती है, लेकिन अफीम की खेती करने वाले किसानों को कई तरह की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। हमारे पुरखों से हमारे दादाजी, पिताजी सभी अफीम की खेती करते आ रहे हैं और हम भी खेती कर रहे हैं, लेकिन उस समय इतना रिस्क नहीं था। इस बार अब धीरे धीरे इतनी रिस्की खेती हो गई है, दवाइयाँ महंगी हो गई है और मौसम की मार से हम बहुत परेशान हैं। इसकी वजह से सरकार हमें 1500 और 2000 रुपये के भाव के पैसे देती है। हम इसमें 40-45 हज़ार रुपये की दवाई लगा देते हैं और उगाने में इतनी दिक्कत होती है। हम
जाली लगा के चारों तरफ से घेर के झोपड़ी बना के यहीं रहते हैं। और मजदूरों के भी इतने हो गए हैं, रेट बढ़ गए हैं, तो हमें 1500 से 2500 रुपये के भाव मिलते हैं। इससे हमारे मतलब बिल्कुल ये नहीं होते। और सरकार कहीं से माल अगर तस्कर को पकड़ते हैं तो उन्हें 2 लाख रुपए किलो के बताती है। संकट तो अनेकों प्रकार के हैं किसानों को। जैसा कि आप अभी खेत में आए हैं तो आपने भी देखा है कि हमने कितनी मुसीबतों से इस खेती को हम कर रहे हैं, फिर भी सरकार हमको उचित दाम नहीं दे रही है। जैसे ही कुछ 3-1 साल पहले से सरकार ने CPS पद्धति लागू करी है। उस CPS पद्धति में किसानों को इतनी समस्या आ रही है कि यदि उसके परिवार में किसी भी प्रकार का कोई कार्यक्रम भी आता है तो किसानों को वहाँ जा नहीं पाते, उसकी खेती की रक्षा करनी पड़ती है। क्योंकि अगर उसमें किसी भी प्रकार का कोई अन्य व्यक्ति नुकसान कर जाता है तो सारी की सारी जिम्मेदारी उस पट्टेधारी किसान के ऊपर ही आती है। और उसको सरकार को मतलब इतना प्रताड़ित कर रही है सरकार किसानों को कि उनको किसी भी कार्यक्रम में जाने का मौका नहीं मिल रहा है। किसान को, पूरे परिवार को वहाँ पर लगभग रात हो दिन हो, कैसा भी प्रकार का मौसम हो, उस फसल का उनको रक्षा करनी पड़ रही है ताकि सरकार को वो जो उनकी नीति है उस नीति के अनुसार वो उनको उत्पादन दे सके। शिवराज सिंह चौहान सरकार द्वारा अफीम से निकलने वाले डोडा चूरा को सरकार द्वारा खरीदने की बात कही गई थी, लेकिन अब तक उस पर अमल नहीं हुआ है। ऐसे में अफीम के साथ साथ डोडा चूरा की तस्करी भी खूब फल फूल रही है। कई लोग कम समय में अधिक पैसा कमाने के लालच में डोडा चूरा को नशे के कारोबार में इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में सरकार को डोडा चूरा को लेकर भी ठोस पॉलिसी बनाने की जरूरत है। अब परेशानियां ये हैं कि हम अफीम किसान हैं और हम अफीम खेती करते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट जिसे अपनी पॉलिसी की जो इशू पॉलिसी करती है उस हिसाब से हम खेती करते हैं। न तो एरिया ज़्यादा करते हैं न कम करते हैं। जितना अगर 1 इंच भी एक पौधा भी हम बाहर नहीं रखने देते। लेकिन भारत में कहीं ऐसे राज्य हैं वहाँ इलीगल खेती हो रही है, और वो बिना वैधानिक हो रही है, वो इलीगल खेती हो रही है और हम वैधानिक खेती करते हैं। वैधानिक खेती पर सरकार कई तरह की पाबंदियां लगा रही है। यदि अगर सरकार और नारकोटिक्स विभाग को पाबंदी लगानी है तो इलीगल खेती पर लगाए। अरुणाचल, असम, मेघालय, मिजोरम, वहाँ कई प्रकार की इलीगल हज़ारों हेक्टर में अफीम खेती होती है, और हम जो खेती करते हैं वो 1/3 है। वहाँ पे वो 100% में खेती कर रहे हैं और हम 30% में कर रहे हैं। तो जब 30% पर इतने सारे नियम थोपे जा रही है तो वो उस खेती को बंद करना चाहिए। और इस अफीम से कई प्रकार की जीवन रक्षक दवाइयाँ बनती है, कैंसर के रोग की निवारण दवाइयाँ बनती है। तो हम तो सरकार को 2 लाख रुपए किलो की अफीम 1500 से 2500 रुपये किलो में दे रहे हैं। तो इससे बड़ा और किसानों के साथ क्या करती है सरकार। उत्तर प्रदेश के आगरा में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बस, रेल और हवाई यात्रा में वरिष्ठ नागरिकों को छूट देने की मांग की गई। कोरोना के बाद केंद्र सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को रेल किराए में रियायत देने की व्यवस्था बंद कर दी गई थी, लेकिन अब स्थिति संभल चुकी है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के आगरा में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बस, रेल और हवाई यात्रा में वरिष्ठ नागरिकों को 50% की छूट देने की मांग की गई। इस मामले अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत आगरा इकाई के जिला अध्यक्ष मुरारी लाल गोयल ने कहा कि आगरा जिले और प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों के हित में परिवहन किराए में रियायत मांगी जाएगी। 25 फरवरी को बदायूं में होने वाले प्रांतीय अधिवेशन और 25 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस पर आगरा शहर में ब्रज प्रांत के साथ जिला इकाई की एक यहाँ बड़ा अधिवेशन और सीनियर सिटीजन को मिलने वाली रेलवे द्वारा जो छूट थी 50% की, जो कोरोना के समय में उसको छूट को समाप्त किया, उस छूट की बहाली के लिए कि सीनियर सिटीजन को जो 50% की रियायत रेलवे देती थी उसको बहाल किया जाए। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार से भी ये मांग की जाएगी कि बस की जो यात्रा सीनियर सिटीजन का परिवार करे तो उसको भी 50% की छूट बस यात्रा में प्रदान की जाए, और सेंट्रल गवर्नमेंट हवाई यात्रा में भी सीनियर सिटीजन को 50% की छूट प्रदान करे। इसके लिए अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ज्ञापन के माध्यम से कमिश्नर जी को, जिलाधिकारी जी को, माननीय सांसद जी को, राज्यसभा सांसद जी को और उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के साथ रेलवे विभाग को भी देकर सीनियर सिटीजन को राहत दिलाने का काम करेगी। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत मासिक कैंप का भी आयोजन करने जा रही है, जिसमें टोरंटो विभाग को लेकर या आयुष्मान कार्ड को लेकर या खाद्य विभाग को लेकर, जहां राशन कार्ड की समस्या है, राशन नहीं मिल रहा, या ग्रीन गैस की समस्या है,
उसको लेकर प्रतिमाह एक कैंप लगाएगी जिससे पीड़ितों को न्याय मिल सके। उत्तराखंड के हरिद्वार में शिव भोले कावड़ विक्रेता संघ का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। उत्तराखंड के हरिद्वार में शिव भोले कावड़ विक्रेता संघ की कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह गुरु गोरखनाथ मंदिर प्रांगण में धूमधाम से आयोजित किया गया। संजय त्रिवाल की अध्यक्षता में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में नवनिर्वाचित अधिकारियों को कर्तव्य और निष्ठा की शपथ दिलवाई गई। इस मौके पर समाज सेवी जगदीश लाल पाव उपस्थित रहे। इस संघ का गठन कावड़ विक्रेताओं की सभी तरह की रक्षा के साथ साथ शासन और प्रशासन द्वारा होने वाले उत्पीड़न को रोकने के लिए किया गया। उनका कोई संगठन नहीं होने की वजह से लंबे वक्त से उनका शोषण होता आया है, लेकिन अब सभी ने एकजुट होकर प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाई है। शिव भोले कावड़ विक्रेता संघ के गठन के चलते सभी लोग अपना व्यापार सम्मान के साथ कर सकेंगे और शोषण से बच सकेंगे। तो आज संगठन का एक गठन करके जो सब लोगों को बुलाया है, इनको आगे के विचार, अपनी विचार, इनको कैसे मेला करना है, कैसे परेशानियों से जो हमारे को न्याय से निजात मिलेगी, हम लोग इसमें संरक्षक के रूप में बने हैं। इन्होंने जो सम्मान दिया है सब लोग, और अपना इनके साथ खड़े रहेंगे। इनके दुख सुख में जो भी काम होगा, कावड़ मेले में जो भी परेशानी है, शासन से प्रशासन से जो भी दिक्कत आती है, सहयोग से एक दूसरे से काम करेंगे। धन्यवाद। गुजरात के सूरत में कचरा घोटाला मामले सामान्य सभा शुरू होने से पहले आम आदमी पार्टी के कॉर्पोरेटरों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। सूरत महानगर पालिका में आज बजट पर चर्चा के लिए सभा का आयोजन किया गया, जिसमें आम आदमी पार्टी द्वारा सभा शुरू होने से पहले हाथों में पैम्पलेट के साथ विरोध किया गया। घन कचरे के निकाल के लिए जो प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है, उसमें भ्रष्टाचार के आरोप आम आदमी पार्टी के नगर सेवकों ने लगाए। आम आदमी पार्टी के नगर सेवकों ने हाथों में पैम्फलेट लेकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। આજે સુરત મહાનગરપાલિકાની બજેટ મીટિંગની બહાર આમ આદમી પાર્ટીના તમામ કોર્પોરેટરોને અમે લોકો સાથે રહીને વિરોધ પક્ષે વિરોધ નોંધાવ્યો હતો કચરા કાંડનો। આજે આપણને ખબર છે ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા અનેકો ભ્રષ્ટાચાર થતા હોય છે, ગટરોના હોય, પાણીના હોય, રોડના હોય, અનેકો ભ્રષ્ટાચાર થતા હોય, ત્યારે વધારે એમાં એક ભ્રષ્ટાચાર કચરા કાંડ કે જેમાં પોતાના વાલા માનીતા કોન્ટ્રાક્ટરોને ડબલ ભાવે કામ આપીને જે સુરત મહાનગરપાલિકાની તિજોરીને જે નુકસાની પહોંચાડવાનું કામ કર્યું છે, સાથે સાથે સુરત શહેરની જનતાએ જે વિશ્વાસ મૂક્યો છે એમની સાથે વિશ્વાસઘાત કરવાનું જે કામ કર્યું છે, એ બાબતે અમે તમામ કોર્પોરેટરોએ પ્લે કાર્ડ લઈને વિરોધ નોંધાવ્યો હતો અને સાથે સાથે હનુમાન દાદાને યાદ કરતા અમે હનુમાન ચાલીસા ગાઈને અમે દાદાને પ્રાર્થના કરી હતી કે અમને થોડીક સદબુદ્ધિ આપો, કેમ કે અત્યારે હાલની પરિસ્થિતિમાં સુરત મહાનગરપાલિકાનું જે બજેટ છે એમાં ચોખ્ખું દર્શાવે છે કે પાલિકાનું બજેટ ખાડે જઈ રહ્યું છે અને વધારે એમાં કઈ રીતના નુકસાની કરી શકાય એમના યોગ્ય નીતિ નિયમો સાથે આ જે ભારતીય જનતા પાર્ટીના શાસકો છે એ પ્રી પ્લાનિંગ સાથે કામ કરતા હોય એવું દેખાય છે, કેમ કે આવા જે કામો હોય, વિવાદિત કામો હોય, પોતાના માણસોને કામ આપવાની વાત હોય, ટેન્ડર આપવાની વાત હોય, તો સ્ટેન્ડિંગની અંદર સામાન્ય કામની જેમ કામ લાવવું જોઈએ, પરંતુ એ વધારાના કામ તરીકે પાછલા બારણેથી મંજૂર કરતા હોય છે કે કોઈને ખબર ના પડે, કોઈ વિવાદ ઉભો ન થાય એના એવી રીતે પાછલા બારણેથી મંજૂર કરતા હોય છે। અમે લોકોને ચેલેન્જ કરીએ છીએ અને ટકોર પણ કરીએ છીએ, તાત્કાલિક ધોરણે આ જે કામ છે એમને રીટેન્ડરિંગમાં લાવવામાં આવે, પાછું આ રદ કરવામાં આવે, જે ઠરાવ કરવામાં આવે છે રદ કરવામાં આવે, અને જો આ નહીં કરવામાં આવે તો શાસકો અને વહીવટી પાંખ એટલે કે કમિશનર વિરુદ્ધમાં અમે કોર્ટમાં જશું। गुजरात की डायमंड सिटी सूरत में कॉरपोरेशन की लापरवाही के चलते नदी और तालाबों की स्थिति बिगड़ती जा रही है। गुजरात के सूरत में कॉरपोरेशन की लापरवाही के चलते करोड़ों का डिवाइडर मशीन खस्ता स्थिति में है। एक और सूरत की शान समान सूर्यपुत्री तापी में पानी में बढ़ने वाली बेल लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं दूसरी ओर डिवाइडर मशीन खस्ता हाल में होने से नदी की सफाई नहीं हो पा रही है। तापी नदी में हर साल फैल जाने वाली जलकुंभी को हटाने के लिए ये मशीन लगाया गया था। करोड़ों रुपयों के खर्च से लगाया गया मशीन खस्ता स्थिति में होने से अब इसे लोगों के टैक्स के पैसों की फिजूल खर्ची करार दिया जा रहा है। करोड़ों રૂપિયાના ખર્ચે ખરીદેલું આ જળકુંભી કાઢવાનું ડિવિડર મશીન છે જે અહીંયા સડી રહ્યું છે, આપ જોઈ શકો છો। સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા જ્યારે તાપી નદીમાં જળકુંભીનો ઉપદ્રવ વધી રહ્યો હતો ત્યારે આ મશીન ખરીદવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ છેલ્લા 1-1.5 વર્ષથી
આવી રીતે જે મૂકી દીધું છે એવું લાગે છે કે આ મશીનનો ઉપયોગ હવે પછી કરવાના નથી એવું લાગી રહ્યું છે. અને હાલમાં તાપી નદીમાં જળકુંભીનું પ્રમાણ વધી રહ્યું છે. સુરત મહાનગરપાલિકાના અધિકારીઓને કહેવા માંગુ છું કે કરોડો રૂપિયાના ખર્ચે ખરીદેલું મશીન આવી રીતે બેકાર શું કામ કરી નાખ્યું. પતરાનો શેડ હોવો જોઈએ, એની અંદર પાર્કિંગ કરીને મૂકવું જોઈએ, આનું મેન્ટેનન્સ કરવું જોઈએ. આ લોકોના ટેક્સના પૈસા છે, તમારા પગારના પૈસામાંથી આ મશીન નથી લીધેલું. એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક જે બી જવાબદાર અધિકારીઓ છે એમને સસ્પેન્ડ કરવા જોઈએ, એમની પાસે ચોક્કસ નોટિસ આપી અને ખુલાસા માંગવા જોઈએ કે આ કરોડો રૂપિયાનું મશીન જે ચાલુ હાલતમાં મશીન હતું तो આવી રીતે શું કામ મૂકી દેવામાં આવ્યું. वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं. डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है. देखते रहिए वीएनएम टीवी. नमस्कार.